नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपने सफर को। लास्ट टाइम हम लोग इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था नेशनल इनकम। आज हम नेशनल इनकम को निकालने के तरीके सीखेंगे। नेशनल इनकम को निकालने के जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है उसको हम आज सीखने वाले हैं और उसके जो 3 फॉर्मेट है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके टोटल 3 मेथड होते हैं। उन मेथड को आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उसके अंदर ऐड करनी है, क्या नहीं करनी है, डिटेल से आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। नाम है जिसका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो चलिए बच्चे यहाँ देखें आज के टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली हैं। सबसे पहले जो चीज़ कवर होगी वो होगी, सबसे पहले अपने पास टोटल कितने मेथड्स हैं नेशनल इनकम को निकालने के, जिसके अंदर पहला जो है वैल्यू एडिड मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग कि वैल्यू एडिड क्या है, वैल्यू आउटपुट क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, उसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। दूसरा, ठीक है, वैल्यू एडिड मेथड के स्टेप क्या क्या है, किस किस तरीके से हम नेशनल इनकम निकालेंगे, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। तो ये पहला सारा का सारा ये जो पोर्शन है वो वैल्यू एडिड मेथड यानी प्रोडक्शन मेथड से है। दूसरा जो है हमारे पास इनकम मेथड। इनकम मेथड को निकालने के कौन कौन से अपने पास कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम, ये फैक्टर इनकम बच्चे। अगला क्या है, स्टेप इन्वॉल्विंग द, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप हैं, कौन कौन सी प्रिकॉशन है। फिर लास्ट में फिर तीसरा मेथड जिसके अंदर एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, उसके कंपोनेंट क्या और उसकी प्रिकॉशंस क्या है। तो कुल मिला के हमें छोटी सी चीज़ें पढ़नी है। इतनी बात आई समझ में। तो चलिए है बच्चे आगे पहला देखते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट करने के कितने टोटल मेथड हैं। टोटल मेजर करने के 3 मेथड होते हैं। पहला प्रोडक्शन मेथड जिसको हम वैल्यू एडिड मेथड बोलते हैं, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये मेथड आए कहाँ से, हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था बच्चे। तो जब हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था वहीं से तीनों के तीनों मेथड आए हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद क्या जनरेट होती है, इनकम, और इनकम के बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर। और तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं। ठीक है, तो यहीं से ये चीज़ें 3 मेथड निकल के आए हैं। कैसे कैसे मेथड आए हैं देखो भाई। प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन जब हम करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे, तो होगा क्या बच्चे, आप सेल करोगे। ठीक है, सेल में से आप परचेजेस लेस करोगे, परचेज लेस करने के बाद बाकी जो बचा वो आपकी क्या आएगी, इनकम आ जाएगी। ये बात आई समझ में। 100 रुपये का सामान बेचा, ठीक है, 80 रुपये का सामान बनाया था, 20 रुपये बच गए, वो आपकी क्या है, इनकम। तो यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ करके प्रोडक्शन मेथड का हम यूज़ करते हैं। यानी सेल्स का, परचेज का, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इनपुट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्शन मेथड निकालते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, लेकिन इस पूरे मेथड को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन मेथड। उसके बाद क्या करते हैं भाई, जैसे ही प्रोडक्शन मेथड से हमने प्रोड्यूस कर ली गुड्स एंड सर्विसेज, जिन लोगों से पैसा लिया था, जिन लोगों से फैक्टर सर्विसेज ली थी, उनकी पेमेंट कर देनी है। यानी फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट। लो जी, फैक्टर सर्विसेज के बदले हम क्या कर देंगे, फैक्टर पेमेंट। अभी फैक्टर सर्विसेज क्या क्या ली थी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। लैंड के बदले क्या मिल जाएगा बच्चे, रेंट मिल जाएगा। लेबर को क्या मिल जाएंगे, वेजेस। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। लो भाई, जैसे ही इन सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं, इससे भी हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी। ठीक है, डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम निकलेगी। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो उस मेथड को बोलेंगे इनकम मेथड। इतनी बात आई समझ में। लास्ट अपने पास क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। अब हमारे देश के अंदर टोटल 4 सेक्टर होते हैं। ठीक है, कितने सेक्टर होते हैं, टोटल 4। सबसे पहले हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी पहला हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब ये लोग हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं, उस खर्चे को क्या बोलेंगे, हाउस होल्ड जो खर्चा करता है उसे कंजप्शन, प्रोड्यूसर जो खर्चा करता है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो खर्चा करता है उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, जिसको निकालते हैं एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जब इन सारी चीज़ों का यूज़ करके नेशनल इनकम निकालते हैं तो उस मेथड को बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ये बात आई समझ में। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ते हैं। हिंदी में बात की जाए तो उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। पहला मेथड शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है, वैल्यू आउटपुट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडिड मेथड यानी प्रोडक्शन मेथड। क्या लिखा है इसके अंदर, अंडर दिस मेथड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईच प्रोडक्शन यूनिट in the production process is value added is estimated, that is value added is estimated।
यानी जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट हैं सबके कंट्रीब्यूशन को हम इंक्लूड कर देते हैं। अब ये वैल्यू एडिड कौन कौन करता है, ठीक है। हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन की दृष्टि से 3 तरीके के सेक्टर होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टेरेसरी सेक्टर, ठीक है। ठीक है, प्राइमरी के अंदर आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी के अंदर आती है इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और थर्ड के अंदर क्या आता है, सर्विस सेक्टर। तो इन लोगों ने जितना भी वैल्यू एडिड किया है उसको जोड़ देंगे। जैसे इनको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है ग्रॉस वैल्यू एडिड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरेसरी सेक्टर। यहाँ तक की बात आई समझ में। When value added by the each and every firm in the economy sum up, we got the national income। इन सबको जोड़ देते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलती है, नेशनल इनकम। ये बात आई समझ में, ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेट आउटपुट मेथड या फिर इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि इस मेथड का दूसरा नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसे, नेट आउटपुट मेथड या फिर इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो हिंदी में आप बोल सकते हो इस विधि को शुद्ध आउटपुट मेथड या औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से हम लोग जानते हैं। इतनी बात आई समझ में बच्चे, ठीक है। उम्मीद है छोटी सी चीज आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब नेशनल इनकम निकालने के लिए इसमें क्या किया जाता है, वैल्यू एडिड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। अब क्या करेंगे बच्चे, हम आउटपुट में से इनपुट को लेस कर देते हैं। क्या करेंगे बच्चे, इसने क्या बोला, नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू एडिड इज द डिफरेंस बिटवीन, यानी ये जो ग्रोस वैल्यू एडिड है वो किस चीज का डिफरेंस है बच्चे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। जितना सामान बेचा उसमें से जितना सामान खरीदा है उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिड एट अ मार्केट प्राइस। ठीक है, जैसे हमने टोटल सामान बनाया था 100 रुपए का, 100 रुपए का बेच दिया, 80 का खरीदा था, इसको घटा दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, वैल्यू एडिड। ठीक है, आगे कहता है भी द सम ऑफ द वैल्यू एडिड बाई ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इकोनॉमी इज इक्वल टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जितना हम एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इतनी बात आई समझ में। अब इस नेशनल इनकम निकालने के लिए अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रोस वैल्यू एडिड बाय द प्राइमरी सेक्टर, ग्रोस वैल्यू एडिड बाय द सेकेंडरी सेक्टर, ग्रोस वैल्यू एडिड बाय द टेरेसरी सेक्टर। तीनों के द्वारा जो ग्रोस वैल्यू एडिड आता है उसको जोड़ दिया। ठीक है, मान लेते हैं एक ने 40, एक ने 30, एक ने 30, टोटल ये आउटपुट किया था, टोटल हो गए 100। ठीक है, अब इसमें से हमने इनपुट को लेस, वो जो अपना क्या इंटरमीडिएटरी कंजप्शन था इनपुट उसको लेस कर दिया, कितने बचे 20। ठीक है, तो क्या आ गया, ग्रोस वैल्यू एडिड एट आउटपुट। उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर करेंगे एनआईटी और जोड़ देंगे एनएफआई, तो टोटल क्या बन जाता है अपने पास, नेशनल इनकम। इतनी बात आई समझ में, तो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूले वाइज इसको शो कर रखा है, तो जिन बच्चों ने फॉर्मूले याद कर रखे हैं उनके लिए तो ठीक है, उनको समझ में आ जाएगा। जिन्होंने फॉर्मूले याद नहीं कर रखे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा। ठीक है, और फॉर्मेट की एक झलक आपको यहाँ दिख जाएगी। बाकी फॉर्मेट के ऊपर एक अलग एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर आपको प्रॉपर फॉर्मेट समझाया जाएगा किस तरीके से हम इन चीज़ों को ऐड और लेस करते हैं। ये बात आई बच्चे समझ में। तो नेशनल इनकम हम इस तरीके से इसमें निकालते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखो बच्चे, वैल्यू ऑफ आउटपुट अब कैसे निकालेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसिंग बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए हैं उनकी आउटपुट वैल्यू, ठीक है, क्या कहलाती है अपने पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला वैल्यू मेथड, इसमें क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ऐसे पेन, 100 पेन मैंने 50 रुपए के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, तो देखना बच्चे 50 रुपए के हिसाब से कितने पेन बेचे, 100, तो कितनी इनकम आ गई अपने पास, 5000। तो जो 5000 रुपए हैं इसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इस तरीके से निकालने को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू मेथड। दूसरा क्या होता है बच्चे, रिवेन्यू मेथड। रिवेन्यू मेथड में डायरेक्ट हमारे पास सेल होती है, तो उसके अंदर क्या लिखेंगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को जोड़ देते हैं तब भी क्या आ जाता है, वैल्यू एडिड। तीसरा होता है कॉस्ट मेथड। ठीक है, कॉस्ट मेथड के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, फैक्टर पेमेंट प्लस इंटरमीडिएटरी कंजप्शन प्लस डेप्रिसिएशन
उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस है और सब्सिडी। इन सारे की कैलकुलेशन करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट मेथड के थ्रू हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के 3 हमारे पास मेथड है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। आगे चलते हैं। अब ये है इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। पहले तो इसने पूछ लिया ग्रोस वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं, हमने बता दिया अभी ग्रोस वैल्यू एडिड के अंदर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इनपुट को लेस कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछ लिया, 3 मेथड थे, ठीक है। अब उसके बाद इंटरमीडिएटरी कंजप्शन के अंदर क्या आता है भाई, वो सारा का सारा खर्चा जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में लगा है, क्या क्या लगा होगा, इनपुट लगा होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमने दूसरे देश से मंगवाई होगी तो इंपोर्ट भी उसके अंदर होगा, रॉ मटेरियल परचेजेस भी होंगे और अदर लेबर कॉस्ट भी होंगी। तो सारा का सारा खर्चा जो उस प्रोडक्ट को बनाने में लगा है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। बाकी यहाँ एक बार नजर डाल लेते हैं। इट रेफर टू द वैल्यू ऑफ द नॉन फैक्टर इनपुट। जो नॉन फैक्टर इनपुट होते हैं उनकी वैल्यू है विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जितने भी नॉन फैक्टर प्रोडक्ट यूज हुए, नॉन फैक्टर इनपुट यूज हुए हैं, उनकी ये वैल्यू होती है। यह गैर कारक इनपुट के मूल्य को संदर्भित करता है जिसका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया के अंदर किया गया है। आगे देखना बच्चे डबल काउंटिंग क्या होती है, ठीक है। डबल काउंटिंग का मतलब क्या है, अगर हमने किसी भी आउटपुट की वैल्यू का एक से ज़्यादा बार यूज कर लिया है तो उसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो देखना बच्चे, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ कॉमोडिटी मोर देन वंस। किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू अगर आपने एक से ज़्यादा बार काउंट कर ली है तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। तो क्या इस प्रॉब्लम को दूर करने का कोई तरीका है? इस प्रॉब्लम को दूर करने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो फाइनल गुड्स की वैल्यू ले लो या फिर वैल्यू एडिड मेथड का यूज़ करो। या तो क्या करोगे, फाइनल वैल्यू की यूज़ कर लो या फिर वैल्यू एडिड मेथड यूज़। इन दोनों चीज़ों को हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती क्या है और हम इसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो, यानी अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम फॉर्मेट डिटेल से पढ़ने वाले हैं और साथ साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, ये वाली प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है और उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ वन शॉट के अंदर थोड़ा सा फास्ट तरीके से इसमें चलेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेप इन्वॉल्व अंडर द वैल्यू एडिड मेथड। क्या क्या स्टेप हैं नेशनल इनकम निकालने के, क्या स्टेप हैं वो देखो बच्चे। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस, ठीक है। उत्पादन उद्यमों की पहचान है, हम वर्गीकरण, जितनी भी उद्यम है वो कितना प्रोडक्शन, कौन कौन से उद्यम प्रोडक्शन कर सकते हैं उनको हमें क्या करना है, पहचानना है और क्लासीफाई करना, ताकि तभी तो उनकी इनकम हम निकाल पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, एस्टिमेशन ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी एमपी हमें निकालना है। और ये जीडीपी एमपी कैसे निकलता है, जो हमने पढ़ा था ना, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ही क्या कहलाता है, जीडीपी एमपी। लेकिन ये देखना, जो जीवीएमपी जीडीपी एमपी कब बनता है, जब इसके अंदर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, इन तीनों की वैल्यू को ऐड कर लिया जाता है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। जैसे ही तीनों को ऐड कर दे क्या बन जाएगा, जीडीपी एमपी। उसके बाद क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम निकाल लेंगे, लास्ट में नॉन फैक्टर इनकम को एनएफआई को जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। ये बात आई बच्चे समझ में। नीचे फॉर्मूला दे रखा है, एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा, एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा इसके अंदर, ये थोड़ा सा गलत हो गया इधर, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड था और यहाँ लिख दिया गया है नेशनल मेथड, ठीक है। तो इसको यहाँ से छोड़ दो। चलो भाई, अभी ये फॉर्मेट की जो मैंने आपको बताया था, हम आपको फॉर्मेट करवाने वाले, थोड़ी सी झलक आप यहाँ देख लीजिए किस तरीके से हम इनको ऐड करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या आता है बच्चे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इस वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिखा, सेल्स। दूसरे नंबर पे क्या लिखा, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सेल्स हमने लिख लिया, चेंज इन स्टॉक लिख लिया। चेंज इन स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकालते हैं। जैसे ही इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो अपने पास क्या आता है, ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस। क्या आ जाता है बच्चे, ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस। इसमें से लेस करेंगे इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। ये होता क्या है, ये होता है इनपुट रॉ मटेरियल परचेसेस, कोई भी नॉन फैक्टर इनपुट जो हमने यूज़ किया है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उसका खर्चा। दूसरे देशों से कोई चीज़ खरीदी तो इंपोर्ट, उसका खर्चा। तो इस खर्चे को जैसे ही हम इसमें से लेस कर देते हैं तो अपने पास ये वैल्यू आ जाती है, जिसको बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। और इसी को हम जीडीपी एमपी बोलते हैं। इसी को हम जीडीपी एमपी बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं, जब इसके अंदर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर तीनों की ही कैलकुलेशन इंक्लूड हो। यानी ये सेल्स, चेंज इन स्टॉक तीनों सेक्टर के हों, प्राइमरी के भी हो, सेकेंडरी के भी हो, टेरिटरी सेक्टर के भी हो। जब तीनों की कैलकुलेशन कर दी जाती है तब ये जीवीए क्या बन जाता है, जीडीपी एमपी,
ठीक है। अब इसमें से जैसे ही डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एनडीपीएमपी। पिछली ही वीडियो में हमने सीखा था, अभी ग्रोस में से डेप्रिसिएशन गया तो नेट आ गया। जैसे अब इसमें से क्या करेंगे, एनआईटी की वैल्यू लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी। जैसे ही इसके अंदर एनएफआई क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, नेशनल इनकम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डोमेस्टिक इनकम, ये हमारे पास क्या आ गया, नेशनल इनकम। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, और इस अकेले एक फॉर्मेट से आप सारे के सारे सवाल कर पाओगे। नेशनल इनकम इससे आसान नहीं हो सकती, सिर्फ फॉर्मेट पुट करो, वैल्यू लगाओ, आंसर बाहर। ठीक है, अब इन फॉर्मेट के ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि नेक्स्ट वीडियो रहेगी। अभी फिलहाल वन शॉट में हम इस पर काम कर लेते हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। अगला देखो बच्चे, प्री क्वेश्चंस क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछ लेता है, प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालते वक्त कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होगी। देखना बच्चे, पहली सावधानी, सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। सेकंड हैंड जो चीजें होती हैं उनकी बिक्री और खरीद को शामिल नहीं किया जाता, उनकी सेल को हम इंक्लूड नहीं करते। उसका एक रीजन है क्यों नहीं करते, जब वो फर्स्ट हैंड रही होगी उस साल की इनकम में हमने उनको इंक्लूड कर दिया होगा, उस साल के प्रोडक्शन में हमने इंक्लूड कर दिया होगा, इस साल के में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम इंक्लूड नहीं करते। प्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ कंजप्शन शुड बी इंक्लूडेड, जो चीज़ें सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस की हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक किसान है, फार्मर है, फार्मर ने प्रोडक्शन किया, 100 टन अनाज उसने उगाया, 100 टन अनाज में से मान लेते हैं उसने 2 टन अनाज अपने लिए यूज़ कर दिया, बाकी सारा बेच दिया। तो जो उसने खुद के लिए यूज़ किया है 2 टन अनाज, 98 टन अनाज तो बाहर मार्केट में बेच दिया और 2 टन अनाज उसी के पास है। तो क्या 2 टन जो अनाज उसने खुद के लिए यूज़ किया है, क्या उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? हम बोलेंगे जी बिल्कुल करेंगे। अगर खुद यूज़ नहीं करता तो मार्केट में बेचता, इस वजह से हम उसको इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर सवाल आता है। डोमेस्टिक सर्विसेज परफॉर्म बाय द फैमिली मेंबर फॉर ईच अदर इज नॉट इंक्लूडेड। अब भाई देखो, कोई भी ऐसी सर्विस जो फैमिली मेंबर एक दूसरे के लिए करते हैं, जैसे सर्विस ऑफ द फादर, सर्विस ऑफ द मदर, सर्विस ऑफ द पेरेंट्स, सर्विस ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, सर्विस ऑफ द हस्बैंड, सर्विस ऑफ द वाइफ, ठीक है, ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं जो फैमिली आपके लिए करती है, एक दूसरे के लिए करते हैं, उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई, ये बता सकते हैं आप क्यों नहीं करते? बच्चे उसका एक ही रीज़न है, इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका एस्टिमेशन नहीं लगाया जा सकता, उन सर्विसेज को मॉनेटरी रूप में हम मेजर नहीं कर सकते। हो सकता है किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, किसी के पेरेंट्स को कोई फर्क ना पड़ रहा हो, ये बात आ रही समझ में? तो किस तरीके से मेजर करोगे, क्या वैल्यू लगाओगे उन सर्विसेज का? तो उनकी सर्विसेज की वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, वो अनमोल चीज़ें होती हैं, उनका कोई मोल नहीं लग सकता, इसी वजह से हम उसको इंक्लूड नहीं करते। अगला, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है, यानी स्थिर पूंजी के स्वयं के खाते के उत्पादन को भी शामिल किया जाना चाहिए, किया जाता है। तो 4 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एग्जाम में यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहां से सवाल पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता बताओ भी इन 2 टर्म को इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, किया जाता है तो क्यों, नहीं किया जाता है तो क्यों। एक तो हाना में जवाब देना, दूसरा इसका कारण आपको बताना है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को बड़ा डिटेल से आपको पढ़ लेना है, ठीक है, अपनी बुक से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़, जो भी आपको जरिया पसंद आता है वहां से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो चलिए बच्चे चलते हैं अगले मेथड पे। जो नेक्स्ट मेथड है वो है अपने पास इनकम मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा बच्चे, इनकम मेथड। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं भाई, जो फैक्टर सर्विसेज दे रखी है इन लोगों ने, हाउस होल्ड ने जो फैक्टर सर्विसेज दी है उसके बदले जो पैसा मिलता है उसको जोड़ते ही क्या आ जाती है, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। क्या क्या है देखना बच्चे, अकॉर्डिंग दिस मेथड फैक्टर इनकम जो कि क्या थी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर एडेड अप, इनको जोड़ दिया जाता है, ठीक है, टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम अक्यूरिंग टू द प्राइमरी फंक्शन और प्रोडक्शन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द नेशनल इनकम, ठीक है भाई। अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो भी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने प्रोड्यूस कर रखी होती है उनके बदले जो पैसा उनको मिलता है वो पैसा क्या था, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, उनको जोड़ते हैं तो डोमेस्टिक इनकम आती है। और जैसे डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई जोड़ते, बाहर की कमाई जोड़ते तो नेशनल इनकम आती है। तो देखना बच्चे, सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या जोड़ेंगे बच्चे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है वेजेस, क्या होता है, वेजेस। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ब्रॉडर टर्म है और वेजेस एक छोटी सी टर्म है। इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले सैलरी मिलती है कैश के अंदर, फिर एक सैलरी मिलती है काइंड के अंदर। कैश का मतलब क्या है भाई, कैश आपको जो मिला है, काइंड का मतलब पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, पहली फैसिलिटी पिक एंड ड्रॉप की है,
ठीक है। दूसरी और कौन कौन सी फैसिलिटी है? पहली पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी, दूसरी मेडिकल फैसिलिटी, तीसरा आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ कूपन दे दिए गए हैं, घूमने फिरने के लिए आपको कोई मूवी की टिकट दे दी गई है, ठीक है, तो कुछ कूपन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, हाउस आपको एक प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, तो वो सारी सारी क्या होती काइंड में। इसके अलावा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जीपीएफ होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड या सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसके अंदर आपका एम्प्लॉयर कुछ पैसे जमा करवा देता है आपके बिहाफ पर, तो इन सारी चीज़ों को जोड़ देते तो बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगला होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, बाकी जो चीज़ें बच गई ना, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, उनको जब जोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ध्यान से देखना, वेजिस को तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के नाम से बोल दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को जोड़ते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। और एक लास्ट में होती है मिक्स इनकम। जैसे ही इन तीन चीज़ों को जोड़ते हैं तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाती है, और उस डोमेस्टिक इनकम के अंदर जैसे ही हम NFI जोड़ेंगे तो अपने पास नेशनल इनकम आ जाएगी। ये बात आई समझ में? ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने क्या कर रखा है? फॉर्मूले वाइज याद कर रखा है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से याद नहीं कराऊंगा, सीधा फॉर्मेट से याद कराऊंगा, बहुत जल्दी याद होता है फॉर्मेट। आगे चलते हैं बच्चे, ये देखो भाई, अब ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं बच्चे? यहाँ देखो 3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और सोशल सिक्योरिटी के अंदर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, ठीक है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आती हैं, रिटायरमेंट पे पेंशन आती है, कुछ कमीशन होता है, बोनस होता है, मेडिकल फैसिलिटी होती है, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती है। इतनी बात आई समझ में? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कई बार पूछ लिया जाता है क्या क्या है, 3 चीज़ें इंक्लूड कर दो, ठीक है। हालांकि 1-2 चीज़ें और होती हैं, वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। आगे चलते हैं बच्चे। अब ये देखो, अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कई बार एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। 3 नंबर में क्वेश्चन दे दिया, बोला इसको एक्सप्लेन करो। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट किसके बदले मिलता है? आपने जमीन किराए पे दी, ठीक है, आपने लैंड दिया, हाउस होल्ड ने रेंट दिया, प्रोड्यूसर को बदले में वहां से क्या मिला? जैसे ही लैंड दिया बदले में क्या मिला? रेंट। एक तरफ हाउस होल्ड है, दूसरी तरफ क्या है? प्रोड्यूसर। इन्होंने इनको क्या दे दिया? लैंड। बदले में क्या मिल रहा है? रेंट। काम के बदले पैसा, यानी प्रॉपर्टी के बदले पैसा। दूसरा होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी किस चीज़ पे मिलती है? किसी भी पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। अगर आप पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क किसी को देते हो तो बदले में आपको क्या मिलती है? रॉयल्टी। उसके बाद इंटरेस्ट, लोन दे दिया हाउस होल्ड ने, बदले में उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे मिलेगा? जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने जो पूरा बिजनेस का सेटअप कर रखा है, उसके बदले उसको लास्ट में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। जैसे ही इन 3 चीज़ों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। नीचे लिखा भी हुआ है, द सम ऑफ द टोटल ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। ये बात आई समझ में? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमने पढ़ लिया कि पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, इसके अंदर ये 4 चीज़ें आती हैं। और तीसरा होता है मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जिसका खुद का क्लिनिक है, कोई टीचर है जो ट्यूशन पढ़ाता है, अकेडमी खोल रखी, कोई योगा टीचर है, उसका खुद का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी जो इनकम होती है उसको मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर रखते हैं। ये बात आई बच्चे समझ में? तो जैसे इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाती है? डोमेस्टिक इनकम। क्या आ जाती है बच्चे? डोमेस्टिक इनकम। ये देखो बच्चे, ठीक है, और डोमेस्टिक इनकम में जैसे ही NFI जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। यहाँ देखो, स्टेप इन्वॉल्व अंडर द इनकम मेथड। कौन कौन से स्टेप हैं तो देखना बच्चे, कौन कौन से स्टेप है। सबसे पहला, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट विच एम्प्लॉय द फैक्टर इनपुट। भाई जिनको फैक्टर इनपुट दिए थे, ठीक है, अब उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि इनकम जनरेट हो सके। फिर फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर आर ग्रुप इनटू द हेड। कुछ हेड में हमें उनको क्या करना है? ग्रुप करना पड़ेगा। पहला हेड था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा हेड था ऑपरेटिंग सरप्लस यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी, और तीसरा जो हेड है वो अपने पास क्या है? मिक्स्ड इनकम। 3 हेड में हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। जैसे ही इन सबको जोड़ते हैं तो अपने पास क्या आ जाती है? डोमेस्टिक इनकम। और जैसे डोमेस्टिक इनकम में NFI जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। तो ये वो स्टेप हैं जिससे हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। पहले ढूंढो किन किन लोगों को काम दिया था, फिर उससे इनकम जनरेट हुई होगी क्योंकि उनको पैसे भी देने हैं। अब उनको 3 हेड में डालो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। इन सबको जोड़ दो, क्या आ जाएगी? डोमेस्टिक इनकम। NFI जोड़ दो, क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। ये बात आई बच्चे समझ में?
लो भाई इधर आ जाओ, ये फॉर्मेट की झलक मैंने आपको अभी फिर से दिखा दी। देखो पहली चीज़ क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी, सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, ठीक है, जैसे हाउस रेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अभी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का मतलब है भविष्य निधि खाते में आपके एम्प्लॉयर, आपके मालिक, यानी जो आप जिस बंदे ने आपको काम दे रखा है उसने जो पैसा डाल रखा है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन मिलती है, कुछ अदर फैसिलिटी मिलती है जैसे कमीशन, मेडिकल फैसिलिटी और बोनस। जैसे इन 5 चीज़ों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये 3 चीज़ें। कई बार प्रॉफिट को भी फर्दर सेग्रीगेट किया जाता है। कैसे सेग्रीगेट किया जाएगा भाई, प्रॉफिट को सबसे पहले जो आपको प्रॉफिट हुआ है गवर्नमेंट उसमें से टैक्स लेगी, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। बाकी बचे हुए पैसे में से कुछ पैसा कॉर्पोरेट अपने पास बचा लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग। और बाकी बचे हुए पैसे को आपस में बांट लेते हैं, जिसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो टैक्स ले लिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको डिविडेंड बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको कॉर्पोरेट सेविंग बोलते हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी को जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। तो पहला हेड अपने पास वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, और दूसरा हेड जो है वो ऑपरेटिंग सरप्लस है। तीसरा जो हेड है वो क्या है, मिक्स्ड इनकम है। ये बात आई समझ में। जैसे ही इन तीनों हेड को हम जोड़ देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, सीधा सीधा अपने पास क्या आ जाती है, डोमेस्टिक इनकम। और जैसे ही डोमेस्टिक इनकम में NFI हम जोड़ेंगे, यानी दूसरे देश की इनकम जोड़ेंगे, तो अपने पास क्या आ जाती है, नेशनल इनकम। एक अकेला फॉर्मेट आपके स्टेप को भी बता सकता है, ठीक है, आपके क्वेश्चन को करने के तरीके को भी बदल सकता है, ठीक है। तो जो बच्चे इस फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं और बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत सारे सवाल आप कर सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मेट का यूज़ करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, किस तरीके से इस फॉर्मेट का यूज़ करके हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगली मैं आपकी 2 वीडियो बनाने वाला हूं। पहली जो वीडियो बनेगी इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये फॉर्मेट क्या है, डिटेल से हम पढ़ेंगे, फॉर्मेट क्या है, प्रीकॉशन क्या है, किस तरीके से इसका यूज़ करना है। उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। कुछ नहीं करना, फॉर्मेट सामने रखना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर बाहर आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रीकॉशंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालता हूं बच्चे, ठीक है। प्रीकॉशंस यानी नेशनल इनकम को इनकम मेथड के थ्रू निकालते वक्त क्या क्या प्रीकॉशन है वो देखो। सबसे पहले ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है, जो फ्री की कमाई होती है। मेहनत की कमाई को इंक्लूड करते हैं, फ्री की कमाई को इंक्लूड नहीं करते। अब फ्री की कमाई कौन कौन सी है, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, पॉकेट मनी, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सारी की सारी क्या है, फ्री की कमाई, उनको हम इंक्लूड नहीं करते। अगला देखो, सेकंड हैंड गुड्स को बेचने से जो इनकम होती है उसको भी इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स को बेचने से जो होने वाली इनकम उसको भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ पेपर क्लेम है, उसकी वजह से देश के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते। विंडफॉल गेन, अप्रत्याशित लाभ को भी हम इंक्लूड नहीं करते, उससे होने वाली इनकम को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूं मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, ठीक है। कल को कोई गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्टिविटी के अंदर वो जमीन आ जाती है, उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो जाती है, 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए, ठीक है। क्या इस जो बाकी आपकी जो वैल्यू बढ़ी है 1 लाख से 1 करोड़, क्या इस बढ़ी हुई इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? कहते हैं जी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि इससे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का जनरेशन नहीं हुआ है, चीज़ वही है, वही आपके पास लैंड है, बस उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, इस वजह से इसको हम इंक्लूड नहीं करते। अगला है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द सेल्फ सप्लाई इनपुट बाय द ओनर विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। यानी देखो भाई, कोई जैसे फार्मर मैंने बताया था, फार्मर ने क्या किया, खुद के लिए कुछ अनाज उगाया, क्या उसको हम इंक्लूड करते हैं? बिल्कुल हम उसको इंक्लूड करते हैं। इम्प्यूटेड वैल्यू आती है। दूसरी एक चीज़ और सुन लो, इम्प्यूटेड वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम इंक्लूड करते हैं। जैसे एक पर्सन है, उसका खुद का क्या है, एक घर है, ठीक है। जो उसका खुद का घर है, तो उस घर को अगर वो रेंट पे चढ़ाता उसको इनकम मिलती। अब वो खुद रह रहा है, तो उसके एक एस्टिमेटेड इनकम को क्या करेगा, नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। ये बात आई समझ, क्योंकि अभी खुद रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद नहीं रहता तो उसको मार्केट में क्या करता, किराए पे चढ़ाता, उसको रेंट मिलता। तो इसलिए इसको लिखा गया इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द सेल्फ सप्लाई इनपुट बाय द ओनर विल बी इंक्लूडेड, इसको हम इंक्लूड करते हैं।
अगला इनडायरेक्ट टैक्स को हम इंक्लूड नहीं करते। अब ध्यान से सुनना, जितने भी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर हैं उनको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि टैक्स इज द पार्ट ऑफ इनकम। अगर आपने इनकम ही ले ली है तो टैक्स को दोबारा से इंक्लूड नहीं करेंगे। ये 6 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको इतने से ही कवर कर लोगे तो आपका भला हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकम मेथड को कैलकुलेट करने की क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या सावधानियां हैं। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं आगे। आगे देखो बच्चे, अगला आ गया अपने पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मैंने बताया था, जिन लोगों के पास इनकम आएगी वो कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे। ठीक है, खर्चा करने की दृष्टि से हमारे पास टोटल 4 सेक्टर हैं। पहला हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड जो खर्चा करता है उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी उपभोग व्यय। प्रोड्यूसर जो खर्चा करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी व्यय। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो खर्चा करते हैं, जिसको क्या नाम है, एक्सटर्नल सेक्टर बोलते हैं, वो खर्चा जो करते हैं उसे कैलकुलेट करते हैं हम NX करके, यानी नेट एक्सपोर्ट, जिसको निकालते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इतनी बात आई समझ में? तो थोड़ी सी नज़र यहाँ पर भी डाल लेते हैं। अकॉर्डिंग दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर द सम ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरनर्स, जो इन लोगों ने खर्चा किया है। किस चीज़ पे खर्चा करेंगे बच्चे? हमारे देश के अंदर बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज जनरेट हुए हैं, इनको कौन कौन खरीदेगा? हमारे देश के हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यही खर्चा करेंगे। इनके द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसको क्या क्या बोलते हैं? कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। तो इस टोटल खर्चे को ही हम क्या बोलते हैं? टोटल खर्चे को जोड़ दे तो क्या बोलते हैं? ये क्या आ गया अपने पास? GDP MP, यानी देश की एक तरीके से इनकम निकलाई है। ठीक है भाई, द सम ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर गिव अस GDP MP, यानी इनको सबको जब जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास? GDP MP आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इंपॉर्टेंट चीज है, इस मेथड को हम कंजप्शन इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोगों के द्वारा खर्चा किया गया, प्रोड्यूसर के द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई है, तो इसलिए हम कंजप्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी इसको बोलते हैं, यानी उपभोग निवेश पद्धति। आगे चलते हैं बच्चे। अब क्या आता है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर एक चीज़ आती है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो कंजप्शन करता है वो 2 लोग करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर। तो पहला आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसके अंदर जो हाउस होल्ड ने खर्चा किया है वो सारा का सारा इसके अंदर आता है। तो देखना बच्चे, यहाँ क्या लिखा है? This is the sum of the final consumption expenditure by the household and the private non-profit institution serving household। ठीक है, ये क्या कहता है? इसके अंदर वो सारा का सारा खर्चा जो कि हाउस होल्ड ने किया है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट ने जो किया है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन सा खर्चा आता है? सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स और तीसरा एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमेबल सर्विसेज। अब जो कंज्यूमर जो चीज़ें खरीदता है, 3 ही तो खरीदता है। कंज्यूमर जिस भी चीज़ के ऊपर खर्चा करेगा उसको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, और कंज्यूमर गुड्स को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। बस वही है ये चीज़। ड्यूरेबल यानी जो चीज़ें जो लंबे टाइम तक चलती हैं, जैसे टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, AC खरीद लिया। सेमी ड्यूरेबल जो 1 साल या थोड़ा बहुत 1 साल से ज़्यादा चलती है, जैसे कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए, क्रोकरी का सामान खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया। ठीक है, जो रिप्लेसेबल होता है जैसे कुर्सियाँ वगैरह, तो सेमी ड्यूरेबल होगी। नॉन ड्यूरेबल जो 1 टाइम यूज़ होती है, सिंगल टाइम यूज़ होती है, खाने पीने की चीज़ें होगी, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, CNG होगी, LPG होगी, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? नॉन ड्यूरेबल्स के अंदर। लास्ट क्या है? सर्विसेज। आपके बिहाफ पर कोई और काम करता है उसको सर्विसेज बोलते हैं। बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सर्विसेज अगर आपने किसी को दी तो इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इतनी बात आई समझ में? अब चलते हैं आगे। अगला क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन सा है? देखो, जो हमने पढ़ा था कंजप्शन, C+I+G+NX। अब जो कंजप्शन है या तो प्राइवेट सेक्टर करेगी या वो गवर्नमेंट सेक्टर करेगी। इतनी बात आई समझ? तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, ये बात आ रही समझ में? अब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करती है वो सुनो। दिस इज द सम ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द सर्विसेज लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, प्रोड्यूसिंग एंड प्रोवाइडिंग बाय द जनरल गवर्नमेंट फ्री और एट अ नॉमिनल प्राइसेस। ठीक है, टू द people, therefore the value of these services is counting on the basis of their cost of production। अब होता क्या है बच्चे? देखो, गवर्नमेंट भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट बहुत सारा खर्चा भी करती है।
गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा किया। किस किस चीज़ पे खर्चा किया सुनो। सबसे पहले हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के जो खर्चा करती है, जो पब्लिक के ऊपर खर्चा करती है, उस सारे खर्चे को जब जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का खर्चा है, जिसको गवर्नमेंट या तो फ्री में प्रोवाइड करे या फिर नॉमिनल चार्जेस पे प्रोवाइड करे, उसकी वैल्यू को बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। तो ये खर्चा किसने किया है, गवर्नमेंट ने। अब चलता है आगे, अगला क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसको थोड़ा डिटेल से देखो। इंटरमीडिएटरी कंजप्शन ऑफ द गवर्नमेंट जो भी फाइनल गुड्स बनाएगी मार्केट में बेचेगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारा खर्चा भी तो करना पड़ेगा इंटरमीडिएटरी, वो ये रहा। अगला क्या है, COE, इसका मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, उनको जो सैलरी देती है वो इसके अंदर आती है। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द अब्रॉड, भाई गवर्नमेंट ने हो सकता है दूसरे देशों से कुछ डायरेक्ट परचेज किया है फॉर एम्बेसीज एंड कंसल्टेंट लोकेटेड अब्रॉड। सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग बाय द जनरल गवर्नमेंट। अब कहता है ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर। गवर्नमेंट इतना सारा खर्चा करती है, ये बात आई समझ में। इसकी हेल्प कहाँ होगी और ये कहाँ यूज़ आएगा बच्चे, जब न्यूमेरिकल करते हैं ना वहाँ ये यूज़ आता है, इस बात का ध्यान रखना। तो एक बार इसको पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें इधर हैं। आगे देखते हैं बच्चे। अब अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्या है बच्चे, इन्वेस्टमेंट। अब देखो पहली बात, इसको हम बोलते हैं या तो इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। भाई इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके अंदर क्या चीज़ आती है बच्चे, जो ये इन्वेस्टमेंट होती है ना, दो तरीके की होती है। पहली जो इसके अंदर आती है उसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, ये इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम है। इसके अंदर दो चीज़ें रहेंगी। पहली चीज़ तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरी जो होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट होती है दो तरीके की। पहली इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट को ही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इतनी बात आ रही समझ में, ठीक है। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर एक तो फिक्स वाला पार्ट होता है और दूसरा जो है वो वेरिएबल वाला पार्ट होता है, जिसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ वो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार देख लेते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या आता है, एक्वायरिंग गुड्स और इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो इसके अंदर आएगी। और इसके अंदर क्या क्या पार्ट है, ग्रोस डोमेस्टिक, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। तो दो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, जिसको एक को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरे को फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है भाई। आगे देखते हैं बच्चे, ठीक है। इसके बाद क्या, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हम नेट एक्सपोर्ट को निकालते हैं। अब चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे। ये देखो भाई, जीडीपी एमपी अब कैसे निकालोगे। अभी मैंने बताया था जीडीपी एमपी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, C+I+G+NX, इसको जोड़ दिया तो देखना, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसके बाद ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और साथ में नेट एक्सपोर्ट। जैसे इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। यानी आप ये लिख सकते हो, जीडीपी एमपी कैसे आ जाएगा, C+I+G+NX, इन सबको जोड़ दो, इन सारे खर्चों को जोड़ते जीडीपी एमपी आ जाएगा। अब ये जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी निकालना। ये थोड़ी देर पहले पिछली वाली वीडियो मैंने आपको सिखाया था। ग्रोस में से डेप्रिसिएशन गया तो नेट बनेगा, डोमेस्टिक में एनएफआई जोड़ेंगे तो नेशनल बनेगा, मार्केट प्राइस में से एनआईटी को लेस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट बनेगा। अगर ये जिसको नहीं आता किस तरीके से इसको बनाते हैं, प्रीवियस एक वीडियो है जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट, जिसके अंदर हमने इसको डिटेल से किया है, तो वहाँ जाकर आप इसको कवर कर सकते हो। तो चलते हैं बच्चे आगे। अब ये देखो, इतने से आपका काम चल जाएगा। फिर तीसरा फॉर्मेट है नेशनल इनकम के, बहुत सारे सवाल इस अकेले फॉर्मेट से हो सकते हैं। अब यहाँ देखो, C+I+G+NX को यहाँ देखते हैं। सबसे पहला ए पार्ट क्या है बच्चे अपने पास, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये सी है, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है, एक तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये अपने पास क्या आ जाता है, सी की वैल्यू आ जाती है कंजप्शन की। अगला क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन।
ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इसके दो पार्ट हैं, पहला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। अब फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट को जब जोड़ देते हैं हम लोग, ये फिक्स और फ्लेक्सिबल, ये आ जाती है अपने पास टोटल इन्वेस्टमेंट। ये बात आई समझ में। अगला तीसरा जो पार्ट है वो क्या है अपने पास, नेट एक्सपोर्ट। तीसरा पार्ट क्या है बच्चे, नेट एक्सपोर्ट। ये हमने लिख दिया नेट एक्सपोर्ट, NX। तो C प्लस I प्लस NX, जैसे इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, GDP MP। अब आपका दिमाग एक काम कहेगा ये गवर्नमेंट कहाँ गया। भाई देखो गवर्नमेंट है ना, कंजप्शन भी करता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो देखो ये वाला जो पार्ट था वो गवर्नमेंट की कंजप्शन का पार्ट है और यहाँ पर एक पार्ट है गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को तीनों लोग करते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे उसने घर बनवा लिया उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। प्रोड्यूसर एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है, उसने एक फैक्ट्री बना ली, बहुत सारी मशीनें खरीद के लेके आ गया, वो उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड बनवा दिए, डैम्स बनवा दिए, फ्लाईओवर, अंडरपास जैसी चीज़ें बना दी, ये इसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये आती है। ये बात आ रही समझ में, तीन जोड़े तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यहाँ। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर गवर्नमेंट का पार्ट कहीं ना कहीं अंदर छुपा हुआ है, प्लस जी। ये बात आई समझ में बच्चे। जैसे इन तीन चीज़ों को जोड़ेंगे क्या आएगा, GDP MP, ठीक है। कुछ टाइम पहले हमने सीखा था, जैसे इसमें से डेप्रिशिएशन को लेस करेंगे NDP MP, इसमें से NIT को लेस करेंगे NDP FC, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। इसमें ऐड करेंगे NFI है तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम यानी NNP FC। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, ये फॉर्मेट समझ में आ गया। इस फॉर्मेट के ऊपर हम बहुत सारे सवाल ट्राई करने वाले हैं, किस तरीके से इस फॉर्मेट का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं बच्चे प्री क्वेश्चंस। अब क्या है प्री क्वेश्चंस, कि भाई जो अपना ये मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, उसको निकालते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहला, इंटरमीडिएटरी एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करते। वो खर्चा जो हमने प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में किया है, यानी फाइनल खर्चा नहीं हुआ, इंटरमीडिएटरी खर्चा, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ये बात आई समझ में, वो खर्चा इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र जो पेमेंट है या ट्रांसफ़र पेमेंट या एक्सपेंडिचर, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते। ट्रांसफ़र खर्चे को हम इंक्लूड नहीं करते। जैसे मैंने अपने बच्चे को पॉकेट मनी दी, क्या उस खर्चे को मैं इंक्लूड करूँगा, नहीं, वो इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन द सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया हम उसको भी इंक्लूड नहीं करते। शेयर डिवेंचर पुराने या नए हमने वो खरीदे बेचे, उसको भी इंक्लूड नहीं करते। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, खुद के लिए प्रोडक्शन किया उसके लिए जो खर्चा किया उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते। तो इतनी सारी बातों का आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। तो ये प्रिकॉशन है एक्सपेंडिचर मेथड की। अब देखो इस आज पूरी की जो पूरी क्लास हमने पढ़ी है ना, उसके अंदर तीन ही चीज़ें हैं भाई, नेशनल इनकम निकालने के मेथड्स क्या हैं, स्टेप क्या हैं और प्रिकॉशंस क्या हैं। तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो यही समाप्त होती है बच्चे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर कुछ और डिटेल से, और क्या पढ़ने वाले हैं अगली 2 क्लासेस का मैं शेड्यूल आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे के सारे फॉर्मेट को दोबारा से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, और जो प्रिकॉशंस आज हम डिटेल से नहीं पढ़ पाए हैं उन प्रिकॉशंस को डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम फॉर्मेट कर रहे हैं इन्हीं के ऊपर कुछ मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं, उन क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। नेशनल इनकम बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको कह रहा हूं बच्चे 6 से 7 क्लासेस के अंदर पूरी नेशनल इनकम खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।